ऑडियंस, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं सोचता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और गर्मजोशी के साथ हमारे इस प्रोग्राम प्रिंसिपल नामा का इंतजार कर रहे होंगे। हमारे इस प्रिंसिपल नामा में आप अब तक 6 कड़ियां देख चुके हैं। ये एपिसोड 7 है जो आज का है। ये भी बहुत खास है क्योंकि आज का एक खास एपिसोड आप लोगों के लिए इसलिए भी खास है कि आज हमारे बीच में जो एजुकेशनिस्ट या जो प्रिंसिपल हैं वो काफी नए एज में या कहें कि यंग एज में ही वो प्रिंसिपल हो गए हैं। और ये जयपुर के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारी एक नई जनरेशन जो है वो एजुकेशन लाइन में, कि जहाँ पर कॉरपोरेट या जहाँ पे दूसरे फील्ड एक तरीके से काफी बड़े लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन वहीं एजुकेशन में भी हमारे नए लोग जो हैं, युवा पीढ़ी है या जो भी इस लाइन में जाना चाहते हैं, वो एक अच्छी अच्छी पोस्ट पर, चाहे वो एचओडी लेवल पे हों, चाहे वो इंचार्ज के लेवल पे हो, एजुकेशन में, स्कूल्स में या कॉलेजेस में, वो अपना करियर बना रहे हैं। और प्रिंसिपल जो एक ऐसा एक टैग है, एक ऐसा जैसे कहना चाहिए पोस्ट है जो कि जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, एजुकेशन के अलावा मैनेजमेंट हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपका फूड डिपार्टमेंट हो, आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रिंसिपल के एक तरीके से यानी कि सारे के सारे वो चीजें जो हैं उसके हैंड से होती हैं। तो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और खास तौर पर जब वो यंग लोगों के हाथ में हो तो बात ही कुछ और है। तो लीजिए, आज हमारे बीच में है हमारे एक यंग प्रिंसिपल, काफी डायनेमिक पर्सनालिटी भी है, और हम इसके लिए आपको अजमेर ले चलते हैं, जो कि जयपुर राजस्थान का अजमेर, चूंकि अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है और एक टूरिस्ट प्लेस भी है राजस्थान का, काफी अपने में यूनिक है। तो हमारे लिए हमारे साथ हैं हमारे ये मिस्टर जे के अग्रवाल जी। सर आपका नमस्कार। वेलकम। आपको, यस सर, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रिंसिपल नामा। प्रिंसिपल नामा का ये आप एपिसोड 7 में आप आज हमारे सबके बीच में हैं। हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, तो आपका फिर से हम वेलकम करते हैं, खैर थैंक यू। मकदम करते हैं। हमारे उर्दू के कई अल्फाज जो हैं, क्योंकि जी। मैं खुद पर्सनली उर्दू जैसे कहना चाहिए जुबान को या उर्दू भाषा को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि बीच बीच में, क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ, चिल्ड्रंस थिएटर और थिएटर एजुकेशन डायरेक्टर हूँ, तो मुझे लगता है कि उर्दू भी जो है हमारी अंग्रेजी या हमारी हिंदी के साथ उसका भी एक स्थान होना चाहिए, हमारी संस्कृत के साथ उसका भी स्थान होना चाहिए। लेकिन संस्कृत और उर्दू अभी ऐसी हैं कि बिल्कुल जिससे कहना चाहिए अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश हमारी जो लैंग्वेज है उसने इन सबको दबा के रखा है। तो मुझे लगता है आज आप, क्योंकि आप खुद इंग्लिश के टीचर हैं, एक इंग्लिश आपका बैकग्राउंड है, सब्जेक्ट है, तो आज बहुत सारी बातें होंगी। हमारे दर्शक, हमारी जो ऑडियंस है, जो एजुकेशन से लोग हैं, जो टीचर्स हैं, वो देख रहे होंगे, जरूर इस बात पे गौर करेंगे। थैंक यू सर। तो चलिए, फिर से आपका वेलकम। आपकी चीज हम लोग थैंक इस प्लेटफॉर्म से रूबरू करा रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, अग्रवाल सर, थोड़ा इस बारे में जरूर बताएं जी। बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा एसोसिएशन आपके साथ कोई आज का ही नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं जयपुर के महावीर पब्लिक स्कूल में था, वहाँ एज एन एचओडी इंग्लिश डिपार्टमेंट में रहा। उस समय से मेरा आपका संपर्क है। और मुझे याद पड़ता है कि आप शायद एक कैंप कर रहे थे रेयान स्कूल में, 20 दिन का कैंप था। और हम चूंकि निर्माण नगर में ही रहते थे, और अभी भी है, वैसे मेरा घर है वहाँ पे, तो हम आए थे आपसे मिलने हमारी बिटिया का एडमिशन कराने के लिए। वो आपकी स्टूडेंट है और बहुत लाइक करती है। वो अक्सर जब भी आपके कैंप्स होते हैं वो हमेशा, पिछली बार जब हम, मुझे याद है, एक रेजिडेंशियल स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करता था मैं, आबू रोड में, हम डायरेक्ट वहां से कनेक्ट हुए थे आपसे। सो सीखती है वो, और ऐसे ही काफी दूसरे बच्चे लोग भी बहुत सीखते हैं। और मैं एज ए प्रिंसिपल, और पहले क्योंकि एक लैंग्वेज का टीचर रहा हूँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हर बच्चे को थोड़ा वो एक्टिंग और इस टाइप की चीज़ों को सीखना चाहिए। उनसे उनका एक्सप्रेशन पावर अच्छा होता है, और वो सीखते हैं इस बात को। लाइक कुछ ऐसे होते हैं ना जो नहीं बोल पाते। देर आर सर्टन पीपल हु आर जस्ट डम माउथ, मतलब थोड़ा ही इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, मैं बोलूँगा कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब अंतर्मुखी होते हैं, बोल नहीं पाते।
तो ये कुछ ऐसी वर्कशॉप्स अगर वो ज्वाइन करें तो उसके जरिए एक्टर बनना ही जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम वो खुल के सामने आ पाएंगे, दुनिया को कह पाएंगे कि मैं क्या हूँ, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं है कि आप एक्टर ही बने, लेकिन किसी भी फील्ड में जाए, आप सीए बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए। आगे आने वाले टाइम में आपको मीटिंग्स भी लेनी है, आपको अपने प्लान्स भी समझाने हैं, आपको बताना भी है, और द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जिस जिस एक्सप्रेशन की जरूरत है वो भी उस पे आना चाहिए। उन सब चीजों के लिए जरूरत है कि हम थोड़ा सा, हमें बैक टू बेसिक्स, थोड़ा सा बेसिक्स का पता हो कि यस, किस तरह से हाउ टू एक्सप्रेस अवर सेल्व्स, एंड दैट कैन बी डन विद सम एक्सपर्ट्स लाइक यू। आपके जैसे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ मिलकर के इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक बहुत यू सर। अच्छा तो लगा आपसे मिल करके कि जिनसे, जो हमारे बच्चों के गुरु हैं, आज वो हमें इस लायक समझ रहे हैं कि भी आपका भी चलिए हम एक इंटरव्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अरे, ये तो खैर एक अलग सी बात है, लेकिन चलिए आपने एक इस चीज को आपने वैल्यू दिया, ये अपने में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और प्रिंसिपल नामा के इस प्लेटफॉर्म पे आपने अपने कंसेंट भेजा, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये जो सफर आपका रहा कि लाइक अगर मैं बात करूं, तो आप अपने सफर के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपने जिस लेवल पे, अमूमन कई लोग इस लेवल पे प्रिंसिपल नहीं बन पाते हैं, लेकिन आप का ये जो सफर रहा कि आपने बड़ी जल्दी एज में एक प्रिंसिपलशिप आपको मिली, तो एक बार अपने हम चाहेंगे कि आपकी चीज से हम लोग जाने, वाकिफ हों, कैसे शुरुआत हुई, कैसे हुआ, कैसे आपने स्टार्टिंग की, और आज अब आप इस मुकाम पे पहुंचे। जी। गगन जी, मैं आपको बताऊं कि बहुत लोग कहने को कहते हैं कि मैं तो टीचर ही बनना चाहता था, मैं कोई कुछ और नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिलीव मी, अगर आप मेरे पूरे पास्ट में जाएंगे तो मैं जब 10th में पढ़ता था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। खुद मैं जब 10th में था 1990 में, 91 में, मुझे याद पड़ता है कि मैं उस समय भी 8 तक के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करता था। थोड़ा सा फाइनेंशियली घर में दिक्कतें रहती थी, तो पढ़ा रहा था। और पूरी एजुकेशन फिर उसके बाद तकरीबन खुद के खर्चों से करता रहा। खुद उनके जो आय का प्रबंध है, हाउ टू मैनेज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट वाज ऑल द पार्ट ऑफ, इट वाज ऑन मी ओनली। फिर भी मैं बताऊं कि 1999 से फॉर्मली मैं, आफ्टर माय बीएड आई स्टार्टेड टीचिंग, मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और करीब करीब पिछले 20 साल से मैं फॉर्मली पढ़ा रहा हूँ। और अगर इनफॉर्मल की बात करें तो टीचिंग में मैं 30 साल से हूँ। और इस पूरी अवधि के दौरान मैंने ये महसूस किया है कि पिछले 30-32 साल जो भी गुजारे हैं पढ़ाते हुए, उसमें मैं मानता हूं कि इन्वॉल्वमेंट इज द की। आइदर यू आर ए स्टूडेंट और ए टीचर, आप चाहे से टीचर हैं, स्टूडेंट हैं। और एक टीचर के लिए तो स्पेशली ये बहुत जरूरी है कि वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व्ड रहे। जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है तब तक कुछ नहीं होता है। जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई बीएड, कुछ भी डिग्री होनी चाहिए, कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऑफ कोर्स उनकी रहती है जरूरत, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं तो लर्निंग दोनों तरफ होती है। बच्चों की तो होती ही है, आपकी लर्निंग उनसे ज्यादा होती है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब मैं इन सब चीजों को कर रहा था, तो आप समझिए कि जब 99 से लेके 2006-7 तक, 8 तक, इस 5-7 साल के सफर में इतना एक्सपीरियंस आने लगा था कि एक्चुअली में बच्चे को चाहिए क्या, बच्चे कैसे सीख सकते हैं। तो फिर मुझे एक आध दो छोटे मोटे स्कूल से करते हुए मैं माहेश्वरी इंटरनेशनल स्कूल में भी पहुंचा, और 2-3 साल करके फिर महावीर स्कूल को, मैं ये मानता हूँ कि वहाँ मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है, सबसे ज़्यादा मुझे एक्सपोजर मिला है। और उन लोगों की खास बात ये रही कि
2006 से लेके 2019 तक जो मेरा 13-14 साल का सफर रहा महावीर में, वो उसमें कोई भी स्टैग्नेंसी नहीं थी। 6 में मैं टीजीटी इंग्लिश हुआ करता था वहाँ पे, तो 10 में ही फिर मैं पीजीटी इंग्लिश बना। जो वहाँ का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, सीबीएसई की जो टीम है, उसका मैं बहुत हिस्सा रहा, कई बार मैंने उसको लीड भी किया। और फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एचओडी बना, वहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट को लीड किया करता था। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उस दौरान मुझे रही, वो आईएसए, इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से होता है ये। उसकी पूरी 1 साल तक गतिविधियां चलती हैं, करीब 9 महीने की एक्टिविटीज होती हैं। उनको सक्सेसफुली पहले प्लान करना, उनका अप्रूवल लेना और फिर उनको लीड करना, और सारी चीज़ें वो वहाँ की जो अभी प्रिंसिपल मैम है मिसेस रश्मि तलवार, उनके अंडर में उन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से सक्सेसफुल किया और बहुत कुछ सीखा। तो इस 13 साल की अवधि को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लाइफ में मानता हूँ, कि इसमें टीजीटी, पीजीटी, एचओडी, आईएसए कोऑर्डिनेटर, एग्जामिनेशन, बहुत सारे क्लब्स के इंचार्जशिप, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब जो क्लब रहा महावीर स्कूल में, वो रहा इंटरएक्ट क्लब। और उसके जरिए बहुत सारे गरीब लोगों की मदद इधर उधर मैं बच्चों के साथ जा कर के हम लोग करा करते थे। हमारे और भी साथी उस क्लब में थी, तो उनके साथ मिलके प्लानिंग करना, बच्चों को डोनेशंस के लिए इंस्पायर करना, ये सब। सो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, केवल पढ़ाने का ही काम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बच्चों को, जिसे हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, एक पूर्ण हिंदी में होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरह से आप कहेंगे गगन जी, आप देखिए इसको, कि ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके बात। हाँ हाँ हाँ, एक सर्वांगीण, यस आई गॉट द टर्म, सर्वांगीण विकास की जिसको बात करते हैं, कि हमारा बच्चा केवल पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, उसमें तो अच्छे थे ही वो लोग। मैं याद करता हूँ कि 2014 और 2015 2 साल ऐसे थे जब सीबीएसई के इस तरह के रिजल्ट आए, जब हम 11th-12th को इंग्लिश पढ़ाया करते थे। डॉट 95 पे 60 बच्चे थे हमारे, और एक आध दो बच्चे तो ऐसे भी थे जिन्होंने 100 में से 100 लिए इंग्लिश में। हालांकि मेरी जो अभी पीएचडी चल रही है वो इसी बात पे चल रही है कि परफॉर्मेंस लेवल प्लस एक्चुअल कॉम्पिटेंसी, कि बच्चों को 100 में से 100 मिल रहे हैं, और उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो अभी जो मेरा एक रिसर्च चल रहा है सर, उसमें मैं इसी बात पे अध्ययन में लगा हुआ हूँ, रिसर्च में लगा हुआ हूँ, खोज में, कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस आ रही है, क्या वो वाकई उतने कॉम्पिटेंट हैं, या उनकी परफॉर्मेंस डाउन है और कहीं कॉम्पिटेंसी ज़्यादा है। ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं है। उस पर मेरी पीएचडी अभी चल रही है, और बहुत जल्दी उसको ख़त्म करके मैं दुनिया के सामने वो बुक लेके आऊँगा, जिससे हमें वाकई ये जानने का अवसर मिलेगा। आई एम श्योर, मैं इस बात पे पूर्ण यकीन रखता हूँ, जिस हिसाब से मेहनत चल रही है, कि वो इस बात को जरूर खोल के रख देगी कि कहाँ लेकिंग हो रही, कहाँ हम जा रहे हैं। तो गगन जी, पूरे 30 साल का सफर कहूँगा मैं, जब 10th से लेकर के कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑफिशियली अगर आप कहें तो 99 से लेके आज 2021 आ गया है, करीब करीब 22 साल का ये सफर है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है जिन लोगों से आप मिलते हैं उनकी तुलना में, लेकिन मैं मानता हूँ कि हाँ, शायद मैं दुनिया के लिए, मेरे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ करके जाऊं जिससे कि वो आसानी से समझ सकें कि हाँ, जिंदगी को कैसे जिएं, कैसे सफलता को हासिल करें, और क्या सिर्फ सफलता हासिल करना ही एक उद्देश्य होता है उसका। जिसे कहते ना कि देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग इन इंग्लिश कि जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन। सो उस यात्रा को जिए। मैं देखता हूँ कि जयपुर एक मेरे लिए बहुत नया शहर था। काफ़ी समय से मैं मेरे नाना नानी के साथ में रहा, और यहाँ आने के बाद मैं सोचता था कि क्या किसी बड़े स्कूल में, किसी स्कूल में, क्या जयपुर में
मुझे से किसी व्यक्ति को कुछ मौका मिलेगा, तो एक मौका ही नहीं बल्कि अच्छे से सेवा करने का, यहाँ तक कि लीड करने का मौका भी मिला। और अब आज आप देख ही रहे हैं कि एज ए प्रिंसिपल भी मैं पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि एक मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक अच्छे मुकाम तक लेके जाऊं, उनको सिखा पाए। जी, बिल्कुल। देखिए, जर्नी आपकी सच में बहुत लंबी है। हम भी मानते हैं कि कुछ मिनट्स में उस जर्नी को पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। क्योंकि उस जर्नी में जो-जो पॉइंट्स रहे, जो-जो स्ट्रगल्स रहे या जो शायद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे या बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट्स रहे, उसको हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। अगर हम कहें बताने पे चलेंगे, सीन मेकिंग को बात करेंगे तो वो तो अभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसलिए वो एक फील किया जा सकता है और कहते हैं इसीलिए शायद फीलिंग की जरूरत होती है। इसीलिए शायद हमारे जो ड्रामा में भी कहते हैं नौरस की जो हमारी जरूरत है वो इसीलिए है ताकि एटलीस्ट हम फील कर सकें, जो हम फील कर रहे हैं वो हम किसी को बता सकें, जिससे उस रस की उत्पत्ति या वो जो रस है वो कैसे लोगों में एक डेवलप होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बनता है कि लाइक आपने ये सारा जैसे सोचा किया और इसी में कभी जो उतार चढ़ाव आपने जो बात की, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको इस लेवल पे आने पर इस प्रिंसिपलशिप के ज्वाइनिंग में कोई एक ऐसा स्ट्रगल जो शायद आप कोई हम नहीं जानते, आप भी नहीं, आपके आपसे रिलेटेड आपसे जुड़े लोग भी नहीं जानते, लेकिन शायद वो आप बताना चाहें या कोई ऐसा उसके पीछे आपका कोई बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना गहरी खाई हो या कोई ऐसा इंसिडेंट बना हो जो कि आप बताना चाहें, वो भी हम जानना चाहेंगे। एक बार थोड़ा सा और खुलासा करें सर, मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि मेरा मतलब इस आपके इस जर्नी में एक काफी जो कॉन्फ्लिक्ट रहे, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसको कि आप बताना चाहें वो जरूर बताएं। देखिए, प्रिंसिपल बनने के लिए तो मैं समझता हूँ कि जब मैंने डिसाइड किया कि भाई अब थोड़ा सा अपने को प्रशासनिक चीज़ों में देखना चाहिए, जाना चाहिए, थोड़ा सा मैंने जो आपको बताया कि जयपुर के महावीर पब्लिक स्कूल में मैंने अनुभव लिया था, तो अब मुझे ये लगने लगा था और वहाँ रहते रहते मेरे पास काफ़ी स्कूल्स की तरफ से ये ऑफर्स आना शुरू हो गए थे कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए और हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल को एज ए प्रिंसिपल आप लीड करें। लेकिन मेरे बच्चे भी छोटे थे। अभी मेरा बेटा 12th में है, बिटिया 9th में है और थोड़ा मेरे को भी कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई पे नहीं आ पा रहा था कि मैं जाकर के ऑल ऑफ ए सडन शहर भी चेंज कर लूं और मैं फैमिली को भी शिफ्ट कर लूं। और क्योंकि मेरा अनुभव ऐसी संस्थाओं से रहा, महेश्वरी है, महावीर हैं और भी, जिनके कोई ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं है कि वो हर चीज में ट्रांसपेरेंट हैं। खासतौर पे आप तनख्वाहों की बात करें, आप किसी भी चीज की बात करें, टीचर को उसकी मेहनत का जो प्रतिफल मिलना चाहिए उसकी बात करें, तो उसके मामले में वो बहुत बहुत ट्रांसपेरेंट लोग हैं। और जो खबरें हम आए दिन दूसरे स्कूलों के बारे में, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ था, सुनने में आता था कि भाई वहां पे ये पेमेंट नहीं मिल हेलो, पा रहा। आवाज आ रही है आप? ओके, तो मैं आपको यही कह रहा था कि आपने पूछा कि एज ए प्रिंसिपल आपने किन समस्याओं का सामना किया, ऐसी कौन सी बाधा जिसको सबसे ज्यादा महसूस किया। तो मैं समझता हूँ सर कि भले ही जो जॉब हैं वो प्राइवेट जॉब थे, लेकिन सिस्टम सारे एज वेल प्लेस्ड थे, बहुत सही सिस्टम के हिसाब से हम काम कर रहे थे। और ये बहुत बड़ा रिस्क था एक, कि आप अपनी जिसे जैसे कहते हैं ना, बाज के लिए कहते हैं कि वो 40-45 साल की एज में पहुंच करके फिर उसके बाद उसकी वो बिल्कुल एकदम पुरानी चीजें उसे छोड़नी पड़ती हैं और फिर उसको सारे नए पंख, नई बात, सारा नया स्किन आता है। ऑलमोस्ट ऐसी ही स्थिति थी सर। और यहाँ से जयपुर से सीधा एक भले ही वो लोकेशन इतनी जबरदस्त है कि सारे तरह के टूरिस्ट वगैरह आते हैं, हम माउंट आबू पहुंचे थे और वो एक चैलेंज था बहुत बड़ा। वहाँ पे इस तरह का
थोड़ा सा जंगल वाला मामला था। तो एक फाइनेंशियल रिस्क भी लेके चले थे कि आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड स्कूल में हैं, साथ में आप शाम को भी अपना सेवाएं इधर उधर दूसरी जगहों पे देते हैं। कुछ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करता था, बैंक पीओ है, एसएससी है, इन सब के लिए। तो एक बहुत अच्छा और इस्टेब्लिश सिस्टम था। आप कहें चाहे से वो इनकम वाइज कहिए, लोगों की सेवा करने के माध्यम से कहिए, और ठीक ठाक एक पॉपुलर हिसाब चल रहा था। तो वहां जाके ये सब चीजें बंद हुई और एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि आपके पास एक चीज है, एक मिशन है, एक ही बात है, इसी को कंप्लीट करना है। और गगन जी, मैं आपको बताऊं कि इतना जबरदस्त फिर रिस्पांस मिला वहां पे। हमने हमारी कुछ चीजें, जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम मैंने वहां स्टार्ट करवाए, शुरू कराए थे, और उसके एवज और बच्चों में जो रोज हम जो चीजें कर रहे थे उनसे इतना विकास, इतना उनको समझ में आने लगी थी बातें, और पेरेंट्स को ये महसूस होने लगा था कि हाँ, हमारे बच्चे वाकई सीख रहे हैं। और उसका असर ये रहा कि वहाँ पहले ही साल में मोर देन 30% एडमिशंस, एक छोटे से शहर जिसको हम आबू रोड कहते हैं, वहाँ उस पर्टिकुलर स्कूल में ग्रोथ हुई। सिर्फ स्कूल के लिए यही करते रहना इतना ही काफी नहीं था। हम लोग वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे, उन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हम जाते थे। तो उन सरकारी स्कूलों में जाकर के भी मैं वहाँ के जो लॉयंस क्लब में उनसे एसोसिएट हुआ, और उस एसोसिएशन के माध्यम से जो मेरे पास स्कूल तक नहीं आ सकते थे, जहाँ मैं था, उनको जा जाके हम वहाँ सेवाएं देते थे उनको। जी, आपको आवाज आ रही सर मेरी? जी सर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। आप कहाँ? जी आगे बोलिए। हाँ, यहाँ पे लाइट चली गई थी तो नेट कनेक्शन आउट हुआ अभी भी, और अब ठीक है, आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको यही बता रहा था कि चैलेंजेस जो हैं, बहुत जबरदस्त चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आपने जैसे शुरू में ओके ही सर, नो परिभाषित इशू, कर नो दिया था, इशू सर। आपने शुरू में ही परिभाषित कर दिया था कि जो प्रिंसिपल का पद होता है वो ऐसा नहीं है कि जेके अग्रवाल जी अब जो हैं वो इंग्लिश के टीचर हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे पढ़ा रहे थे, टॉप लेवल रहा चाहे लो लेवल रहा, और उनको एग्जामिनेशन देखना है या कुछ एक आध दो क्लब देखने। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि सुबह से लेके रात तक, सोने तक, और उसके बाद में भी यू हैव टू कीप योर फोन ऑलवेज ऑन। कौन किसका कॉल किस बात के लिए आएगा आपको पता नहीं होता, और वो सब आपको अटेंड करना होता है। उसकी आपको आपकी जिम्मेदारी होती है कि वो करें। और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल स्कूल रहा, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए दिन महसूस करते थे, फील करते थे। कभी कभी तो बच्चों की, एक आध दो बच्चों की ऐसी तबीयत भी खराब हो जाती थी, तो उनको हैंड टू हैंड हॉस्पिटल्स ले जाना और दिखाना और ये सब। तो वहां पे क्योंकि वो एक बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, और उधर के जो है, उधर शिक्षा का विकास करना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम रहा, जिसको हमने पूरे एक साल में महसूस किया। लेकिन यह है कि वहां रहते रहते फिर एक कोविड टाइम को जो हमने सामना किया, उसका खैर सभी स्कूलों ने ज्यादा सामना किया, बल्कि शहर के स्कूलों में तो ये समझ लीजिए कि पेरेंट्स का रिस्पॉन्स जिस तरह से आया, वो भी मतलब एक सिखाने वाली बात थी कि आप ईमानदारी से हमेशा एक जैसा व्यवहार अपना चलने दीजिए, और फिर उसके बाद सामने वाले को ये महसूस करने दीजिए कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। सर, एक और चैलेंज की जैसे बात करते हैं तो आपको
ये होता है कि किसी ने कुछ काम किया है नहीं किया, अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो आपके पास वो सारी चीजें, सारे प्रबंधन, कि अगर सामने वाले को मैंने ये ड्यूटी दी है और वो उस चीज को सक्सेसफुली इवन आफ्टर योर फॉलोअप्स नहीं कर पा रहा है, तो क्या मेरे पास प्लान बी है। और इस तरह की बहुत सारी चीजों का हमने सामना किया था जब हमें प्लान बी की आवश्यकता थी। तो इसलिए गगन जी, मैं जो आपका सवाल था कि किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए, तो भरपूर चैलेंजेस रहे। मैं क्योंकि गोपनीयता की दृष्टि से मैं उन चीज़ों को सामने नहीं ला सकता, लेकिन एक के बाद एक, लेकिन कोशिश यही रही कि सफलतापूर्वक उनका अंजाम दिया, उनको निवारण किया, और उन सब चीज़ों का जो है वो इतना जबरदस्त परिणाम मिला कि करीब करीब पहले ही साल में 30 से 40% एडमिशन स्कूल के बढ़े। प्लस हमें लोग इस रूप में जानने लगे कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने एडमिशन्स की जरूरत नहीं है, ये पूरे शहर का जो भी लोग शिक्षा से वंचित हैं उनका विकास करना चाहते हैं, ये शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षित और उनका सामने आई और लोगों ने उस चीज को समझा और पहचाना। तो ये सब चैलेंजेस थे सर। अब चीजों के लिए आप बिल्कुल तैयार हूं जवाब देने के लिए, बताने के लिए। आप बताएं सर। आप बिल्कुल तैयार हूं जवाब देने के लिए, बताने के लिए। आप बताएं सर। ये बड़ा अच्छा आपने कुछ चीजें बताई। खास तौर पे अगर मैं बात करूं कि आपने बताया कि जो प्रिंसिपल का मतलब मीन्स लाइक व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल, ये आपने बहुत एक अच्छी बात बताई कि लाइक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से प्रिंसिपल की तय की जाती है या तय नहीं होती हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल शायद उन चीज़ों के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि जनरली सिर्फ प्रिंसिपल हम पोस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन का कोई इसमें मुझे लगता है कोई एक ऐसा मापदंड नहीं है कि भाई ये इसकी डेफिनेशन है। लाइक अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सबके लिए अलग अलग बातें होंगी, और मुझे लगता है कि अगर किसी स्कूल कोई टॉप पे पहुंचता है तो उसमें प्रिंसिपल का बहुत बड़ा रोल होता है, और वही उसकी डेफिनेशन, वहीं से उसकी डेफिनेशन बन जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल, इवन मैं नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल के साथ मेरा एसोसिएशन रहा है, आगे भी रहेगा। और बहुत गिने चुने ही प्रिंसिपल हैं जिनको कि रियली मैं सैल्यूट करता हूँ या मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। मेरे लिए तो सारी खैर प्रिंसिपल अच्छे हैं, लेकिन जिनके साथ जब मुझे लगा कि बहुत बेसिक बहुत सारी चीजें होती हैं एक प्रिंसिपल के लेवल पे, तो जहां वो आपने, चूंकि आपने जिस चीज को जोड़ा वो मुझे एकदम से वो चीज याद आ गई। बहरहाल तो खैर, अब एक चीज हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप अपने इस आर्यन पब्लिक स्कूल के बारे में भी बताइए। ये जो आर्यन पब्लिक स्कूल है वो क्या कहाँ कैसे इसकी क्या जर्नी है, जरूर जानना चाहेंगे। इसमें ये कितने बच्चे हैं, कितने साल से है, और ये आर्यन, अब आप चूंकि इसके प्रिंसिपल हैं, क्या टारगेट है आगे के? जी सर। देखिए, आर्यन पब्लिक स्कूल स्थापित तो ये 2014 में हुआ था, लेकिन इसका इतिहास बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल में जो मुझे याद है 1994 में श्री अमरपाल सिंह जी शेखावत, जो यहाँ के स्कूल के मैनेजर हैं और ऑनर भी हैं, और मैडम जो डॉक्टर निशा शेखावत हैं वो यहाँ की डायरेक्टर हैं, और आप लोगों की दोनों की जो हार्डवर्क है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सिंस 1994, 1994 से मैं कहूँगा, उसी का ही परिणाम। क्योंकि मैंने सुना है कि सबसे पहला कंप्यूटर सेंटर अजमेर में इंटरनेट लाने वाले यही ग्रुप थे, आर्यन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एपटेक का सबसे पहला सेंटर अजमेर में लाने वाले आप ही थे। और फिर उसके बाद आर्यन कॉलेज बना, उसके बाद इन्होंने अपना एक जैक एंड जिल करके प्राइमरी विंग है, प्री प्राइमरी विंग है, वो स्टार्ट किया था। और ये लोग जाने जाते हैं एजुकेशन के नाम से। they always say that education is our religion,
एंड ऑफ कोर्स आई फील दैट। फिर 2014 या 15 में जब इन्होंने अपना स्कूल शुरू किया, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज करीब करीब ये समझ लीजिए कि जो स्कूल 1st to 8 था, फिर लास्ट टू लास्ट ईयर इनको सेकेंडरी तक का एफिलिएशन मिला सीबीएसई से, और उसके बाद अभी रिसेंटली हमें सीनियर सेकेंडरी का एफिलिएशन भी सीबीएसई से मिल गया, अपग्रेडेशन मिल गया है। और ये यात्रा आप समझ लीजिए कि तकरीबन वही 30-32 साल पुरानी यात्रा है, जो कि इन्होंने एक ही स्थान पे अजमेर में रहते हुए, इनका पॉलिटेक्निक कॉलेज भी चला करता था, अभी डिग्री कॉलेज भी चला रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ प्रोग्राम्स तो ये इस तरह के करते हैं कि जैसे अभी कल पूरी रात कॉलेज के अंदर सेशंस चले, बच्चे वहीं हैं सारे स्टूडेंट्स, और उनको अलग अलग स्किल्स के लिए ट्रेनिंग दी जा रही। दे आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स। उनके मॉक इंटरव्यूज होते हैं। उनको सर ने श्री अमरपाल सिंह जी शेखावत जो हैं, उन्होंने खुद अपने सेशंस रात को, अभी इन दिनों थोड़े बीमार भी चल रहे थे, उसकी परवाह किए बिना वो पूरी रात उसके अंदर जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह तत्पर है। तो बहुत बहुत स्वर्णिम भविष्य है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आप लोगों के टच में आया, और पिछले साल एक बहुत बेहतरीन दिन, शिक्षक दिवस के दिन, मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था। मैं कहूँ कि ये पूरा ग्रुप ज्वाइन किया था। मुझे कभी भी आप किसी चीज से अलग थलग नहीं रखते हैं कि भाई साहब आप तो जो है स्कूल के हैं तो आप स्कूल ही देखिए। हर चीज में मेरे दखल को, मेरी राय को आप लेते हैं, मानते हैं, और स्कूल आगे तक ये तक सोचता है कि हमारे पास जो 12th करके निकल जाएगा, हम ये समझते हैं कि वहीं से ही वो बच्चा अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के लिए तैयार है, और वो उसमें बैठ सकता है। उसके अंदर अपना, हमारी बताई हुई उन बातों का, और जो भी प्लान्स हैं, जो योजनाएं हैं, और जो स्किल डेवलपमेंट, जो प्रैक्टिस, जो रिविजन्स हम देते हैं, उनको फॉलो करता है, तो उसको कहीं किसी और दूसरे कोचिंग में जाने की और तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वहीं से ही सिलेक्शन लेके जाएगा। ये बात आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जब ये चीज होंगी तो आप चाहे से इसको प्ले करके सुनिएगा, एंड मैं बताऊंगा कि यस, इट्स रियली हैपनिंग इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। बिल्कुल शाब्दिक अर्थ से भी जाएं और किसी भी तरह से जाएं तो ये संभव होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अब देखिए, कल ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हमने दिन में बच्चों के लिए, और बाहर से एक प्रोफेसर बुलाए थे। मैंने जब ये प्रस्ताव रखा तो उनके दिमाग पे किसी तरह की कोई सलवट नहीं थी कि आप इतने, इसमें इतना एक्सपेंसेस हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। उनका यही उद्देश्य रहा, आप तो सिर्फ ये बताएं कि क्या हमारे बच्चे इससे सीखेंगे, क्या हमारे टीचर्स इससे और प्रेरित होके और सीख करके बच्चों को और बेहतरीन तैयार कर पाएंगे। बस उनका एक यही कंसर्न। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात शेयर करता हूँ कि शायद ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर किसी का नहीं होता, मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में एक और बात लिखी हुई है कि यू कैन टेक एनी डिसीजन विच फेवर्स द चाइल्ड डेवलपमेंट विदाउट आस्किंग अस। और ये बहुत बेहतरीन बात है, और इससे मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं विद्यालय विकास के लिए, मेरे बच्चों के, स्टूडेंट्स के विकास के लिए कोई भी डिसीजन लेकर के, किसी भी अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ भी उनको करवा सकता हूँ। और इस बात को मैं पिछले 1-1.5 साल से, जब से मैं एसोसिएट हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि बस आप तो, हमारे बच्चे बेहतरीन काम करें, बेहतरीन चीजें सीखें, एक से एक कोई भी इनोवेशन, नवाचार आप लेके आए और बच्चों को सिखाएं और बच्चों को तैयार करें। और इसके लिए कभी किसी तरह की, पिछले 1-1.5 साल से मैंने तो कोई कंस्ट्रेंट इस तरह का महसूस नहीं किया है कि भाई उन्होंने कभी बजट को, या कभी अपनी किसी और मजबूरी को, या इंफ्रास्ट्रक्चर को। मैं समझता हूँ कभी आप, गगन जी, आप कभी विजिट करेंगे या मेरे दर्शकगण कभी विजिट करेंगे
देखेंगे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं अच्छे से अच्छे स्कूल्स मैंने देखे हैं, विजिट किए हैं, एक से एक बढ़िया रेजिडेंशियल कहिए, आप डे स्कूल्स कहिए, डे बोर्डिंग कहिए। मैं इस 20-30 साल की जर्नी में मैंने एक से एक स्कूल देखे हैं, लेकिन बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का डेवलप किया यहाँ पे। और वी आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज व्हाटसोएवर। कोविड का चैलेंज भी आया था, इस स्कूल के लिए भी आया था, लेकिन मैं समझता हूं हमारा एक भी पेरेंट हम स्कूल के खिलाफ या स्कूल की पॉलिसी या हमने कोई भी किसी को कोई ऐसा परेशान किया हो कि वो ये कहे कि भाई नहीं साहब जो है ये स्कूल तो मनी माइंडेड हैं या ये स्कूल ने हमारे साथ ये नेगेटिव कर दिया, ऐसा एक भी उदाहरण मैंने वहाँ मेरा जो भी स्थान तय है जहाँ मैं बैठता हूँ, एक भी उदाहरण मेरे पास नहीं आया डायरेक्ट हो, वो चाहे प्रत्यक्ष कहें या किसी भी रूप से मेरे पास नहीं आया। तो इसलिए सब ये पेरेंट्स ने तो कंप्लेंट नहीं की, लेकिन पेरेंट्स ने तो कंप्लेंट नहीं की, लेकिन जो टीचर्स जो है उनका जी क्या, उसके या आप लोगों के लिए क्या पॉजिटिविटी रही या क्या नेगेटिविटी रही, वो भी हम जरूर जानना चाहेंगे। सर, बिल्कुल आपने बहुत बहुत सही प्रश्न उठाया है। एंड मैं समझता हूँ कि यही मैं, आप जब मुझसे पूछ रहे थे ना कि एज ए प्रिंसिपल आप क्या चैलेंज फील कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि मैं जब महावीर में था सर, तो प्रिंसिपल बनने के लिए महावीर छोड़ने का मन नहीं हो रहा था मेरा। और 2-4 साल से मेरे पास ऑफर्स रहे इधर उधर बहुत सारे स्कूल से, लेकिन मैं कभी भी विचार भी नहीं करता था कि अपन जीवन में कभी अपन ठीक है, मतलब यहाँ वेल एस्टेब्लिश्ड है और अपन बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं और उसका प्रतिफल भी मिल रहा है, रिकग्निशन भी मिल रहा है, कभी नहीं सोचता था। क्योंकि वो चैलेंज जो था ना, मेजर चैलेंज, मेजर स्ट्रेस कहाँ से आता है आपके पास, कि आपका वक्त पे जो आपका कोई भी किसी भी तरह का, क्योंकि मैं एक बहुत ही फाइनेंशियली थोड़ी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं रही शुरू से, तो वहां से आता हूं, तो हमें फाइनेंशियल चैलेंज का तो डर रहता ही है। तो फिर ये सोचते थे कि भी क्या करें, तो यहां मैं उसको कनेक्ट करता हूं आर्यन पब्लिक स्कूल से। तो सर पूरे सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था 2020 में, तब से लेके आज तक देर सवेर सब जगह होती आई हर चीज में, लेकिन किसी एक टीचर का गैर ऐसे कोविड का डर दिखा के या कोविड वाली बात कह के, फीस नहीं रही ये कह के कि भाई किसी की कोई सैलरी 1 रुपए भी जबरदस्ती ऐसी अननेसेसरीली काटी गई हो सबको। और टीचर्स आर वेरी हैप्पी वर्किंग देयर, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ है। मैं अपने आप में समझता हूं कि एज ए प्रिंसिपल दिन और रात का अंतर महसूस करता हूं आर्यन पब्लिक स्कूल ज्वाइन करने के बाद। इसी तरह से कभी मेरे पास कोई टीचर आज तक ये बात लेकर के नहीं आया कि मुझे ऐसी वित्तीय दिक्कतें महसूस हो रही हैं या मुझे सैलरी नहीं मिली है या मेरे काम को रिकग्निशन नहीं मिला है, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं आया। और बहुत सारे स्कूल्स में, आई डोंट वांट टू कोट एनी नेम, मैं कोई भी नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में हुआ है टीचर्स कोविड में चले गए हैं क्योंकि उनको अपने अपने तरह के जो भी इश्यूज रहे। मेरे पास एक भी टीचर ऐसा नहीं रहा जिसने कोविड के दौरान आर्यन पब्लिक स्कूल को वो छोड़ के गया, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो मजबूर हैं या उनको कहीं और जॉब नहीं मिलती है या वो जा नहीं पाएंगे, दे आर ऑल वेल क्वालिफाइड सर टेक्निकली। हर एक टीचर के पास सर लैपटॉप है हमारे, ईच एंड एवरी टीचर। और ऐसा नहीं है कि ये कोविड में ही हुआ, उससे पहले से ही अपॉइंटमेंट के टाइम से ही हम ये बात रखते हैं कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। और सारे टेक्नोलॉजिकली वेरी वेरी साउंड, वेरी एडवांस, ईच एंड एवरी वन। तो उस तरफ से कोई चैलेंज नहीं आया सर, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दैट। इस बात को लेके मैं बहुत खुश हूँ कि टीचर्स आर वेरी हैप्पी और नॉट अ सिंगल टीचर लेफ्ट अस। एक भी टीचर ऐसा नहीं आया
जिसने ये कहा हो कि साहब मैं आपके ये जो कोविड वाली परिस्थितियां हैं या ये बात है या मेरी पेमेंट कम हो गई है ये हो गया मैं जा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ ऐसा, नॉट ए सिंगल एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो कोई देखिए कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, ओवर एम्बिशियस है, मान लीजिए कि मुझे 10 रुपए मिलते हैं और कोई ये सोचता है कि नहीं मुझे तो 100 ही मिलने चाहिए, और फिर स्कूल की सबकी अपनी लिमिटेशंस है, उन उदाहरण में मैं नहीं जाना चाहता। बाकी कोविड या जो आपने जो सवाल पूछा है उसमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं उस वो है। तो यही जवाब है सर आपकी इस बात का मेरे पास। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में मैं सर जस्टिफाई एक कर पाया। जी, इसमें आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगा क्योंकि डेफिनेटली आपसे पहले भी आर्यन में प्रिंसिपल होंगे, और अजमेर चूंकि एजुकेशन हब है वो, हब है जहाँ सर, पे दूसरे बिल्कुल। स्कूल भी हैं। ऐसे में आपके लिए कंपटीशन भी है कहें तो, क्योंकि आपको जयपुर से बुला के वहां प्रिंसिपल बनाया है। कैसे इसको आप इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां का जो ऑलरेडी अजमेर जाना जाता है कुछ स्कूल के लिए, है ना, मुझे लगता है उनका हम नाम ना लें तो भी हम जानते हैं कि अजमेर के कौन कौन से स्कूल्स हैं। ऐसे में एब्सोल्युटली। आप अपनी चीज, अपने इस स्कूल को, अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे, या वो चैलेंज कैसे फाइट करेंगे, उन चैलेंज को जो दूसरे चीजें उसको कैसे आप आगे उसको हटा के या उसको उससे क्रॉस कैसे करेंगे, ये जरूर, क्योंकि मेरे को लगता है कि आर्यन पब्लिक स्कूल के बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और दूसरे लोग भी। तो मुझे लगता है जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनके लिए भी शायद एग्जाम्पल बने कि कुतुब मीनार चाहे कितनी बड़ी हो लेकिन शायद दूसरी चीजें भी वहां पनप सकती हैं। तो ये बिल्कुल। प्लीज इस बात पे भी जी। देखिए सर, मैं आपको ये बताऊं कि अपने हिंदुस्तान में एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, सुना आपने? HUL का नाम सुना है सर? हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं मानता हूं जी ये। बिल्कुल 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 सुना है, बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल सुना और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत सारे सीईओज दिए हैं सर। जितने सीईओज हिंदुस्तान लीवर ने दिए हैं मेरे शायद पूरे इंटायर वर्ल्ड में किसी कंपनी ने नहीं दिए होंगे। और वहां से सीईओ निकल के अगर एक दूसरी हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर खड़ी करे, HUL खड़ी करे, वो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम एक बहुत बड़े किसी इंस्टीट्यूशन के हिस्से हैं, किसी एक बहुत बड़ी नाम के इंस्टीट्यूशन के हिस्सा हैं, और उसको चलाए जा रहे हैं, उसी में ही है, तो फिर हमने क्या किया? तो मैं समझता हूं कि मैं जिन जगहों पे मैंने काम किया, जिन जगहों पे मैंने काम किया, मेरी सेवाएं दी, मैं समझता हूँ, और कभी भी मैंने घड़ी में अपना समय नहीं देखा था कि मुझे तनख्वाह तो 2 बजे तक की, 4 बजे तक की मिलती है और अभी रात के 8 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं। मुझे याद है सर, हम जब IISc के लिए काम कर रहे थे, मैं रात को उठ करके कुछ अमेरिका के स्कूल से हमारा टाई अप था, US स्कूल्स जो कि रात को ही खुलते हैं, उनको मैं रात को उठ के जैसे 1 बजे, मैं याद करता हूँ, देयर इज ए स्कूल इन न्यू जर्सी, वेलिंगटन स्कूल। रात को 1 बजे वहां की टीचर का क्लास होती थी। अपने यहाँ जब रात 1 हो रही है, वहां दिन होता है। तो हम घड़ी में अलार्म लगा के रखते थे कि 12:30 बजे मिस्टर अग्रवाल, JK अग्रवाल, आपको सूटेड बुटेड होना है और उनको एड्रेस करना है। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए, कभी घड़ी में समय नहीं देखा सर। तो इसलिए मेहनत के सामने हर चीज झुकती है, हर चीज होती है। मैंने तो अपने जीवन में यही महसूस किया है कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अगर मैं ये मान के चलता हूं, मैंने एक बुक ली थी जब प्रिंसिपल बनने के बाद कि भाई और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्या चीजें समझनी चाहिए, क्या जाननी चाहिए, तो उसमें एक ही लाइन, जो मुझे पूरी किताब करीब 4,500-5,000 रुपए मैंने खर्च किए उसके लिए, जो कि मेरे जैसे एक प्रिंसिपल के लिए इतनी बड़ी, थोड़ा सा मैं सोचना पड़ता है कि क्या ले लें। तो उस बुक में सर जो पूरी
400-500 पेज पढ़ने के बाद एक ही निष्कर्ष था कि प्रिंसिपल की ड्यूटी ये है कि उसका हर एक बच्चा सीखे, उसके पास में जो बच्चे हैं वो हर बच्चा, उसका होलिस्टिक ग्रोथ, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्व यही करने वाले हैं बस, और इस बात की शुरुआत हो चुकी है। और कभी महीने में, 2 महीने में और जब भी आपको मौका मिले अजमेर पधारने का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको मैं मेरी सुबह मॉर्निंग में जो असेंबली होती है और दोपहर में जब बच्चे डिस्पर्स होते हैं, तब से लेके तब तक आप देखिएगा तो आपको एक अंतर जरूर महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, वाकई यहाँ पे काम हो रहा है। और कुतुब मीनार और एक्चुअल इनकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो ग्रोथ, जो जिस तरह का डेवलपमेंट, जिस तरह के हमारे बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है, जो डेवलपमेंट है, जो होने वाला है और जो हो रहा है, वो एक उदाहरण होगा अपने आप, और उदाहरण है। आप कभी आए सर तो आप महसूस करेंगे कि हाँ, नाम जो है वो नाम में, किसी का कोई नाम होता है तो वैसे ही नहीं होता है, उसके पीछे कोई कहानी होती है। आज मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ और आप मुझे इंटरव्यू देने लायक समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी का कोई कृपा और किसी की कोई हाथ रही और फिर वो इतनी लंबी यात्रा इससे नहीं होती। वो ग्राउंड लेवल पे उसके लिए काम करना ही पड़ता है। तो हम ये इस बात को जानते हैं, महसूस करते हैं कि जो सस्टेनेबल बात रहेगी, जो हम चलते चले जाएं, और जो वाकई एक जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आप बता रहे हैं अजमेर शहर में, उसका सामना हमारे एक एक बच्चे को तैयार करके ही किया जा सकता है, जो हो रहा है। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से सभी दर्शकों के सामने, और दर्शकों को भी, कि आप कभी मेरे स्कूल पधारें। और मैं आपको सशर्त ये कहता हूँ कि आप कहेंगे कि हाँ साहब, मानते हैं इस बात को, एक एक बच्चे के साथ काम हो रहा है। और यही नींव है सर, यही थीम है बस। आप देखना कि केवल यही चीज काम करेगी। जी सर, जी सर, जी 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 सर। मैं यहाँ से अब एक बहुत जैसा कि आज मैं ऑडियंस को कहा भी कि चलिए आइए चलते हैं अजमेर, तो अजमेर जो है, थोड़ा अजमेर के बारे में भी, क्योंकि हम सिर्फ जयपुर राजस्थान से तो कनेक्ट है नहीं, ग्लोबली हम लोग दुनिया को आज नजर आ रहे हैं इस प्रिंसिपल नामा के प्लेटफॉर्म से। तो अजमेर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वहाँ अना सागर भी है और बहुत सारी चीजें हैं। और अजमेर, एक जीके का, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है कि कुछ साल पहले वो किस सिटी में आया है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताएं, क्योंकि आप अभी वहाँ है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी सर, तो अजमेर के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ की चीजों के बारे में, तो मुझे लगता है बड़ा एक अच्छा हमारे या जो ऑडियंस देख रही है उनको फील आएगा। जी सर। मैं आपको इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि जब से मैं अजमेर आया हूं, मैं धीरे धीरे जयपुर को भूलने लगा हूं। प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। जयपुर मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं वहां पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, मीन्स आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर ओनली। और जीवन के मेरे पहले 44 साल मैंने वहीं गुजारे हैं। वहीं मैंने सब कुछ सीखा और हासिल भी किया, जितना एक टीचर और उनकी कैपेसिटी में होता है, उनके हिसाब से होता है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा कि जब से मैं अजमेर आया हूं, अजमेर बहुत दिल को छूने लगा है। बहुत ही प्यारा शहर है। जहां तक ट्रैफिक का सवाल है, तो सर आपको कभी भी ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। आराम से आप कहीं से भी, किसी भी गली से निकल जाइए। हाँ, थोड़ा सा पुराने अजमेर की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ अपने चांदपोल जैसी भीड़ मिल जाती है, लेकिन बाकी बहुत प्यारा शहर है। और जयपुर की तरह ही किधर भी, किसी भी गली से निकल जाइए, आपकी कनेक्टिविटी सब जगह से रहती है। हमारे बगल में ही एमडीएस यूनिवर्सिटी है, और एक जनाना हॉस्पिटल भी है, स्कूल के साथ ही लगा हुआ है। थोड़ा सा आप मेरे ख्याल में 200-400 कदम चलेंगे ही आ जाएगा। और बाकी जो
दूसरे स्कूल्स और कॉलेजेस जिनके लिए अजमेर शहर जाना जाता है। तो इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑफ कोर्स आपके सवाल भी बहुत ही जायज़ और बहुत सही और सटीक सवाल पूछेंगे। आप क्या देखते हैं? तो ओवरऑल मतलब एक बहुत ही प्यारा शहर है अजमेर। और काफ़ी शहरों में घुमा हूँ मैं। तकरीबन मेरे स्टूडेंट्स को लेकर के मैं ऑल इंडिया में मैंने अभी तक 10 से 12 डिफरेंट टूर्स किए हैं, 10-12 डिफरेंट प्लेसेस। हम बच्चों को वहाँ एमपीएस से लेके जाते थे और तकरीबन हर साल मुझे ही मौका मिल जाता था कि आप जेके सर आपको जाना है बच्चों के साथ, आपको लीड करना है टीम को। ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ। तो पूरी इंडिया के तो टॉप जितने भी शहर हैं, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जो बच्चों के सीखने के लिए अच्छी जगह होती है, उस सब जगह गया हूं मैं। तो मैंने ये देखा है कि सबसे बेहतरीन अजमेर है। आप इसको ये ना लें कि यहाँ है तो अब यहाँ के बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी मैं मानता हूँ कि जहाँ के होते हैं वहाँ जहाँ का नमक खाते हैं वहाँ की बात करनी चाहिए, लेकिन आई ट्रू टू माई ओपिनियन। चाहे से कल का मुझे नहीं पता मैं अजमेर में हूँ नहीं हूँ, फिर भी मुझे आई ऑलवेज लव अजमेर। यस जी सर। जी सर, तो बहुत अच्छी बात हुई है और मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस या हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं या जो भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको ये बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, उनको फील भी आ गया होगा। और आप कितनी बार सबसे इतना बुला चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से वार्म वेलकम सबका करना चाहते हैं। जल्दी मुझे बिल्कुल लगता है, मैं तो चलिए खैर आ ही जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है और भी लोग या जो बिल्कुल, पेरेंट्स हैं मैं शायद जो जितने अजमेर भी में चाहेंगे कि उनके बच्चों का एडमिशन हो, वो जरूर आपके स्कूल तक आएंगे, या वो जो टीचर्स हैं या जो भी लोग विजिट करना चाहेंगे। तो आज का सर ये बहुत अच्छी टॉक रही, और मुझे लगता है चलते चलते हम जरूर चाहेंगे कि जिंदगी का एक फलसफा जो होता है, या कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके मन में है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो आपके टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हो, या आपके अपने आप में, तो जरूर हम सुनना चाहेंगे। या किसी सॉन्ग के माध्यम से, या किसी शायरी के माध्यम से, या आपकी अपनी फीलिंग के माध्यम से, जिसमें भी आप कहना चाहेंगे वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। यस सर। देखिए आपका जो प्रोग्राम है वो थोड़ा हिंदी में हो रहा है। तो क्योंकि मैं शुरू से ही टीचर ऑफ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी पढ़ाता रहा, तो मैं क्योंकि उस साहित्य से थोड़ा ज्यादा जुड़ गया उस चक्कर में। तो उन उसमें से एक मेरी बहुत ही पसंदीदा फेवरेट लाइंस जिसको आप कहते हैं, एक अमेरिकन लिटरेचर के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी लाइंस मुझे बहुत प्यारी लगती हैं और वो लाइंस लिटरली आई 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 लिटरली फॉलो दैट। मैं उस लाइन को बहुत फॉलो करता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है और सबको यही मान लेना चाहिए। इसलिए मान लेना चाहिए, इसके पीछे कारण ये है कि कभी कभी चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, मैंने ये देखा है कि वो अपने एक छोटे सी अपनी उस ईगो में फंस जाता है। स्पेशली मैं टीचर कम्युनिटी की बात करता हूँ कि वो ये समझने लगते हैं, या कभी कभी किसी किसी एक आध, मतलब सबके साथ नहीं है, आपको 1000 में कोई एक मिल जाएगा ऐसा। तो वो ये समझता है कि भाई, वो यह समझती है कि भाई यार ये तो मेरा ये हो गया, या मुझे ये मेरा ये ड्यू नहीं मिला, या ये क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए, या मैं ही जाके पहले कर लेता हूँ ये काम, कह देता हूँ, बता देता हूँ, चाहे से वो प्रिंसिपल को हो, किसी इंचार्ज को हो, या किसी XYZ को हो। यहाँ तक कि कभी कभी कहीं जगह मैंने मैनेजमेंट का भी देखा है कि मैं जाके पहले मैनेजमेंट को बता दूं, या मैं इसका क्रेडिट ले लूं। तो मैं ये कहता हूं कि आप ऑनेस्ट रहे अपनी अप्रोच में, बिकॉज woods are lovely dark and deep, woods are lovely dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये जिंदगी बहुत बेहतरीन है, जहां हम हैं वो भी बहुत बेहतरीन है। मेरे कुछ अपने मुझसे वादे हैं, इरादे हैं, और इससे पहले कि मैं कहीं सो जाऊं, कहीं रुक जाऊं,
मीलों मील चलते जाना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए काम करते चले जाना है, उनको बेहतरीन से बेहतरीन बनाते चले जाना है, उनको जीवन में खुश कैसे रहें, सबसे पहले मुझे ये सिखाना है। यही कहना चाहता हूं सर। बहुत अच्छी सर ये लाइंस हैं, और मैं इसको, मुझे लगता है ऑडियंस भी इसको बहुत अच्छे से फील कर सकती है। और रियली बहुत आपने एक अच्छा एग्जाम्पल इनका लिया है। और रियली हमने इनको, इनके पहले भी कुछ काफ़ी पोएम्स इनकी जो हैं वो भी हमने, मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि लाइक आई एम एसोसिएटेड विद द थिएटर एंड थिएटर इन एजुकेशन, दैट्स व्हाई आई हर्ड सो मेनी पीपल, सो मेनी पोइट्स एंड सो मेनी राइटर्स। सो ये तो खैर बहुत ही रिनाउंड लोग हैं। और रियली, चाहे इंडिया के प्रेमचंद जी हों, चाहे बाहर के जो भी इस तरह के रिनाउंड जो भी हमारे पोइट हैं, राइटर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए, अब चलते चलते हम लोग अपने ऑडियंस को हमारे इस प्रोग्राम के साथ, नेक्स्ट प्रॉमिस के साथ कि हम नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। तो इसी के साथ सर हम थैंक यू बोलते हैं। रियली बीच में कुछ ऑडियंस हम माफ़ी चाहेंगे कि कुछ शायद टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये कुछ इशू हुए, लेकिन रियली अभी जब ये प्रोग्राम तो आप देख ही रहे हैं और इसका यूट्यूब लिंक भी आ जाता है, तो आप ज़रूर उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए, उसको, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू जेके अग्रवाल सर, बहुत अच्छा लगा आप आए, और आते रहिए, आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए और भी जगह तक पहुंचाते रहिए। बिल्कुल, और आप भी पधारिए, आपको भी अजमेर आने का, आपको, आपके दर्शकों को, आपकी पूरी टीम का स्वागत है अजमेर में। और सबसे पहले आके हमारे स्कूल को विजिट करिए और आप देखिए कि किस तरह से कुतुब मीनारों का मुकाबला एक छोटा सा मकबरा करने की कोशिश करेगा। राइट। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा हमारे प्रिंसिपल नामा में आए ऑडियंस। नेक्स्ट में फिर से हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इसी तरह की हम एक पर्सनैलिटी को लेके आएंगे, और फिर से आपको जो हमारे आगे के एपिसोड हैं उनके साथ एसोसिएट करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड होगा हमारा एपिसोड 8, और हम आपको जल्दी वो जो भी नेक्स्ट का है हम आपको बताएंगे। आपके सामने ई पोस्टर आ जाएगा हमारा, उससे पहले ये यूट्यूब लिंक भी आ जाएगा। थैंक यू।